हेलो डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस फिजिक्स की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हमारा अध्याय चल रहा है तरलों के यांत्रिक गुण, अर्थात फ्लूइड्स की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने विस्कोसिटी के बारे में अर्थात श्यानता के बारे में पढ़ा था। आज हम बर्नौलीज का जो प्रमेय है उसको हमने प्रूफ किया था, उसके हम एप्लीकेशंस को पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन में आता है हमारा वेंचुरी मीटर। आइए इसे हम जानें। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित यह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में प्रवाहित द्रव के प्रवाह की दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। द्रव के प्रवाह की दर को हम वेंचुरी मीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें बेसिकली मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वेंचुरी मीटर जो है वो टोटली बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होता है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक क्षैतिज नली है और इसका मध्य भाग कैसा है, सकरा है। और इसके साथ में दो नलियां, आप पी क्यू नाम दे दीजिए, कोई भी नाम है ना, दो नलियां हमने लगाई हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस नली में पानी या कोई भी द्रव जो है वो प्रवाहित होता है। तो इसमें कंटिन्यूटी का थ्योरम, वीरता का सिद्धांत के अनुसार अगर मैं एक मान लेते हैं A1 पॉइंट पर द्रव का प्रवाह अगर देखूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। और वहीं अगर जहाँ सकरा जगह है वहाँ पर, जहाँ पर A2 लिखा हुआ है आपके डायग्राम में, वहाँ पर अगर मैं देखूं तो द्रव का प्रवाह कैसा दिखाई देगा, अधिक। ऐसा क्यों होता है? आपने पढ़ा है कंटिन्यूटी का थ्योरम, क्योंकि उसमें A और V मतलब जहाँ पर एरिया और वेग, हमेशा इनका गुणनफल करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, निश्चित वैल्यू मिलेगी। तो अगर आपका एरिया ज़्यादा है वहाँ पर वेग हमेशा कम रहेगा, और अगर एरिया कम है तो वहाँ पर द्रव का वेग अधिक रहेगा। ये आपको कंटिन्यूटी का थ्योरम कहता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जो A1 पॉइंट है पर दाब जो रहेगा वो अधिक रहेगा, और जहाँ पर आपका जो A2 के बाद में रहेगा दाब, वहाँ वैल्यू कम हो जाएगी, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अर्थात मैं अगर देखूं तो A1 और A2 पर दाबांतर, दाब का अंतर मुझे अलग अलग दिखाई देगा, और इसी में दाबांतर के माध्यम से द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात कर सकती हूँ। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो वेंचुरी मीटर है वो एक क्षैतिज तल में द्रव प्रवाहित हो रहा है, ये है। तो क्षैतिज तल होने के कारण से इसमें जो हाइट रहेगी या ऊंचाई की बात अगर आएगी बर्नौली के प्रमेय में, जैसे h आया था, तो यहाँ पर वो h जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। वहीं यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वेंचुरी मीटर में जो नली में प्रवाह जो रहता है, प्रवाह वेग बिल्कुल समान रहता है। तो इस पर आपका बर्नौली का प्रमेय लागू होगा कि नली का प्रवाह का वेग बिल्कुल समान है। तो वेग जो है समान होने पर कंडीशन आप उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अविरलता का सिद्धांत हमने लगाया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब बर्नौली का जो प्रमेय है उसको अगर हम देखें तो हमारा जो प्रमेय है वो कहता है प्रवाहित द्रव के किसी बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। अगर इसके लिए मैं देखूं, एकांक आयतन वाला लेना है, एकांक द्रव्यमान वाला भी होता है बर्नौली में और एकांक आयतन वाला भी होता है। तो आप एकांक आयतन वाला लीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग P/ρ प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनता है। तो इसीलिए हमने P1/ρ प्लस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH1 लिया इज इक्वल टू, जो 1 के लिए था बिल्कुल वही बराबर रहेगा किसके लिए, P2 के लिए, क्योंकि ये P2 B2 और H2 के लिए रहेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमेशा ही बराबर रहेगी। मतलब इनका मैं ऐड करूंगी तो वैल्यू मुझे
इक्वल मिलेगी, इसलिए हमने दोनों को बराबर किया। अब हमने कहा था क्योंकि जो आपका नली है वो कैसा है, क्षैतिज वाला है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हाइट की कहीं तो बात आएगी ही नहीं। तो हाइट कैसा हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू h2। तो जहाँ जहाँ बेटा h1 है वहाँ पर h2 भी सेम है। तो दोनों साइड से अगर इक्वेशन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखूंगी तो GH1 इज इक्वल टू GH2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, P1 अपॉन रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू A2 अंडर रूट टू P1 माइनस P2 अपॉन में रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। मैथ्स आप लोग 10 तक पढ़े हैं ना, तो इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी इमेज फाइल भी आपको भेजूंगी, आप उसमें भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। जब हमने V1 को सॉल्व किया तो हमको ये मिला था। अब ये ध्यान में रखना है कि अगर आप अपनी बुक में जब देखेंगे पेज नंबर 596 में कंडीशन दिया हुआ है, नली के प्रवाह का वेग अगर एक समान हो तो उस समय गतिज ऊर्जा क्या रहेगी बच्चों, नियत रहेगी। और जब गतिज ऊर्जा नियत रहेगी तो हम बर्नौली का प्रमेय जब लागू करेंगे ना, तो वहाँ क्या मिलेगा, P प्लस रो GH, सिर्फ दाब ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, आपकी गतिज ऊर्जा बिल्कुल क्या हो गई, शून्य हो गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 रो GH2। अब यहाँ पर क्योंकि आपका जो P1 माइनस P2 करना है, मुझे दाबांतर निकालना है ना, तो मैंने P1 माइनस P2 कर दिया। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, रो GH। H1 और H2 नहीं लेना है ना, क्योंकि वो इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू H करना है। तो यहाँ पर आपको मिला रो GH। तो आपने ये वैल्यू को, जो P1 माइनस P2 था, आपने इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया। तो आपको V1 का मान मिला है A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला आया है, अगर हम इसको ये बोल के चलें, अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कंटिन्यूटी थ्योरम के अकॉर्डिंग A1 B1 इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा, V1 के प्लेस पे हमने ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू आई है ना, उसको हमने पुट कर दिया। तो हमको क्या मिला बेटा, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये दूसरे मेथड से मैंने सॉल्व किया है, आपकी प्रबोध बुक में अलग मेथड है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमको एक ही मेथड से सॉल्व करना है, आपको जो ईजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बेंचमीटर जो है वो द्रव के प्रवाह के वेग को ज्ञात तो कर सकता है, लेकिन थोड़ा इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि इसकी साइज और इसका कॉस्ट जो है वो हाई चला जाता है, थोड़ा सा हाई रहता है। डिफिकल्ट टू इंस्पेक्शन ड्यू टू इट्स कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान, संरचना के दौरान अगर हम देखेंगे ना, बनावट के दौरान, तो इसमें मेरे को इंस्पेक्शन करना, इसका परीक्षण करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही इसमें सेटिस्फैक्टरी आंसर के लिए आपको वेंचुरीमीटर मस्ट बी प्रोसीडेड बाय लॉन्ग स्ट्रेट पाइप। अगर आपके उसमें बहुत लंबा स्ट्रेट पाइप है ना, तब इसका आंसर जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर आप शॉर्ट पाइप लेते हैं तो आपको इतना आंसर जो है एक्यूरेट नहीं मिलेगा। साथ ही इसका मेंटेनेंस भी आपको इजी नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत लंबा पाइप रहेगा। और इसका डायमीटर भी जो है वो 70 mm से कम नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट यूज इन पाइप दैट हैज़ स्मॉल डायमीटर। मतलब 70 mm से अगर कम का पाइप है मिलीमीटर का, तो आप 70 मिलीमीटर से कम का पाइप है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते इस मेथड को। तो ये चीज़ें जो है कुछ लिमिटेशंस हैं इस बेंचमीटर का यूज़ करने में। अब हम पढ़ते हैं स्टोक्स का नियम। जब हम किसी छोटी सी गोली वस्तु को किसी श्यान तरल में, आपने कभी ध्यान देखा होगा, श्यान का मतलब बताई थी, जैसे तेल है ना, शहद है, तो श्यान तरल में अगर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरवा दो उसको, तो प्रारंभ में क्या होगा, गुरुत्व के कारण वस्तु गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से वस्तु का वेग धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है अंदर में, है ना। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, जो श्यान द्रव है उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तरल की जो परतें रहेंगी, हमने पढ़ा ना तरल की परतें होती है,
तो तरल की परतें इस गोलीय वस्तु के संपर्क में आती है, वे वस्तु के साथ गति करती है, जबकि शेष जो परतें हैं, जितनी परतें अभी नहीं आई हैं इसके संपर्क में, वो स्थिर रहना चाहती हैं। अब क्या होगा, तरल के विभिन्न परतों के बीच जो अपेक्षित गति उत्पन्न हो जाएगी, और जिससे वस्तु पर एक श्यान बल जो है वो ऊपर की ओर, ये वस्तु नीचे जा रही है और श्यान बल जो है वो ऊपर की ओर लगता है, क्योंकि नीचे जो तो सरफेस में जितने भी परत हैं नीचे की ओर वो स्थिर रहना चाहेंगे, तो इसीलिए वो बल लगाएंगे कि हमको शांत रहना है करके, तो जो वस्तु की गति को मंदित या कम कर देता है। तो वस्तु पर लगने वाला जो श्यान बल उसके वेग पर निर्भर करता है। ये हमको किसने बताया था? स्टोक नाम के वैज्ञानिक ने। इसीलिए ये नियम तैयार हो गया, स्टोक्स लॉ या स्टोक का नियम। इनके अनुसार जब कोई गोलीय वस्तु अनंत विस्तार वाले किसी समांगी तरल में गिरती है तो वस्तु की गति के विपरीत, ध्यान में रखना, हाँ, वस्तु के गति के विपरीत, वस्तु अगर अंदर जा रहा है तो उसके ऊपर की ओर, है ना, वस्तु की गति के विपरीत लगने वाला एक जो श्यान बल है वो कितने के बराबर रहेगा? 6 पाई नीटा आर वी के बराबर होता है। यहाँ पर जो आपका पाई तो खैर कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर, जैसे हमने गोल, मान लो मैंने गोल एक कण लिया है तो उसका रेडियस है, उसका त्रिज्या है। नीटा जो है विस्कोसिटी, आपने लिखा ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कि श्यानता गुणांक, और वी जो है वो उस जो वस्तु आपने लिया है गोलाकार उसका वेग है। तो F = 6 पाई R N V, ये जो है आपका स्टोक्स का नियम है। बस ये आपको ध्यान में रखना है ना, F = 6 पाई R N V। कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स, आई थिंक आप लोगों ने क्लास 9th में ये बल के बारे में पढ़ा है, ससंजक और असंजक बल। आज हम फिर से उसको रिमाइंड करा रहे हैं क्योंकि हमारा आगे का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, ये तो हम हर कोई जानता है, और सभी के मध्य में आकर्षण बल होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है ससंजक बल। और यही कारण है कि ससंजक बल ठोस में बहुत ज्यादा होने के कारण से उनके अणु जो है दृढ़तापूर्वक एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठोसों का एक निश्चित आकार होता है और आयतन होता है, वहीं द्रवों में इनका मान कम हो जाता है। द्रवों का निश्चित आकार नहीं होता, उन्हें जिस पात्र में रखेंगे वो उसी के अनुसार ढल जाते हैं। और अगर आप गैस के बारे में बात करें तो गैस में ससंजक बल का मान तो नगण्य होता है, और इसमें तो हम डिफ्यूजन का गुण भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जो होती है वो मिलकर के बड़ी बूंद बन जाती है, इसका रीजन भी ससंजक बल ही है। वहीं दो डिफरेंट टाइप के अगर आप अणु लेते हैं, मतलब दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं को लेते हैं, तो उनके मध्य में जो लगने वाला आकर्षण बल है डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक आपने ऑक्सीजन लिया तो दूसरा आपने हाइड्रोजन लिया, तो अलग अलग हो गया। तो दो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल बोलेंगे, अधेसिव फोर्स बोलेंगे, है ना, वहां पर आसंजक बल उत्पन्न होगा। अब जब भी कोई वस्तु को संपर्क में लाओगे तो वहां पर आसंजक और ससंजक दोनों ही कार्यशील रहेंगे। ये देखना रहता है कि किसका मान ज्यादा है, आसंजक बल का मान कि ससंजक बल का मान। यदि ससंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक हो गया, इस स्थिति में एक दूसरे से वो कभी नहीं चिपकेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ससंजक बल ज्यादा है, मतलब समान जो अणु रहेंगे उनका बल ज्यादा है, तो उसमें वो कभी भी दूसरे वस्तु से नहीं चिपकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो पानी को कांच की प्लेट पे आप रख दो तो प्लेट को गीला कभी नहीं करेगा। आपने कभी देखा है वो कुचई पत्ता बोलते हैं हम लोग, कमल का पत्ता बोलते हैं, उसमें जल की बूंदों को डाल के देखो, गीला नहीं होता ना, पत्ता गीला नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें ससंजक बल का मान आसंजक बल के मान से अधिक होता है। वहीं अगर ससंजक बल का मान कम हो जाएगा, आसंजक बल का मान अधिक हो जाएगा, तो वस्तुएं जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं और आसानी से फिर वो मिक्स हो जाती हैं।
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम जो रोज़ बोर्ड में लिखते हैं, टीचर्स जो है बोर्ड में लिखते हैं, तो जब चौक को हम लोग बोर्ड में लिखते हैं तो रगड़ खाता है, तो उस केस में जो वस्तुएं हैं, जो चौक है वो उसमें ससंजक बल का मान कम होता है। आसंजक बल का मान अधिक होने के कारण से ही उस चौक में जो हम लिख रहे हैं वो बोर्ड पर उभर करके आपको दिख पाता है। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसी द्रव में उसके अणुओं के मध्य ससंजक बल लगता है, जिसके कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ जो रहता है बिल्कुल एकदम झिल्ली की भांति कार्य करता है, एकदम तना हुआ रहता है। इसका रीजन क्या होता है? वो क्या करता है, तनाव की अवस्था में होता है, उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि वो संकुचित होकर के तनाव मुक्त हो जाए। मतलब वो सोचता है कि मैं संकुचित हो जाऊं और तनाव की अवस्था में ना रहूं। और इसी गुण के कारण से आप कभी देखना कि जो द्रव की जो बूंदें रहती है ना, वो गोलाकार रहती हैं। मतलब वो गोलाकार में क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, कम से कम होता है। तो ये जो द्रव में ना ये गुण होता है कि द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की, द्रव में ना प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले इस तनाव बल को ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम प्राप्त करने की स्थिति या उस कोशिश करता है, वो प्रयास करता है। दिए गए आयतन के लिए गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है ना, सदैव न्यूनतम रहता है। अतः द्रव की छोटी छोटी गोली बूंदें होती है। बूंदों का आकार बढ़ने पर गुरुत्वीय प्रभाव के कारण से बेचारा क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, लेकिन रियल में वो गोल होने की कोशिश करता है। पृष्ठ तनाव का अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें या गणितीय परिभाषा के रूप में अगर मैं देखूं, तो हमें बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि साम्यावस्था में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींचे गए किसी काल्पनिक रेखा के किसी एक ओर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एक ओर मतलब आप द्रव के अंदर चले जाइए और द्रव के अंदर में आपने एक काल्पनिक रेखा बनाई और उसके एक ओर में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है, तनाव बल, उसी को ही हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। तो आपने दो बातें यहाँ पर की, एक तो फोर्स और दूसरा लेंथ। तो ये इसीलिए इसका जो सूत्र बनेगा सरफेस टेंशन का वो होगा F/L, जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि F का मात्रक न्यूटन, L का मात्रक मीटर, इस प्रकार से बना, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। अगर सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर होगा। और इसका जो विमी सूत्र है वो M0, सॉरी हाँ, L तो M तो रहेगा ही, ML0 रहेगा और T-2 हो जाएगा, क्योंकि आप काट करोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, M1L0 और T-2। इस पृष्ठ तनाव के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज का होमवर्क है हमारा, श्यानता गुणांक का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तेज आंधी तथा तूफान आने से मकान की छतें क्यों उड़ जाती है, और वर्षा की बूंदें आकाश में तैरती है तो वो क्यों तैरती है, उसका रीजन देना है आपको। साथ ही पृष्ठ तनाव आपने पढ़ा है, तो पृष्ठ तनाव के और भी अपने दैनिक जीवन में उदाहरण आपको ढूंढना है। आप लोगों को इतना आज की डेट में अपने होमवर्क कॉपी में ये लिख करके रखना है और अपनी ईमानदारी के साथ में अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।